हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आइए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन किसमें टूट जाता है? दोस्तों, यह ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों ग्लूकोज को तोड़ देता है। और क्या क्या रिलीज होता है दोस्तों? CO2 रिलीज हो जाता है, H2O और ऊष्मा मिलती है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें रिलीज हो जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है C6, यहाँ पर दोस्तों 2 के स्थान पर 6 होगा। C6H12O6 किसका फार्मूला है दोस्तों? ये ग्लूकोज का है दोस्तों। और O2 6O2 मिलकर क्या बन जाता है दोस्तों? जब हम श्वसन करते हैं तो लेते हैं इतना, लेकिन क्या क्या निकलता है दोस्तों? क्या क्या रिलीज करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं दोस्तों, और H2O रिलीज करते हैं, और दोस्तों ऊष्मा रिलीज करते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो उनके शरीर क्या होती है दोस्तों? ठंडी हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में रेस्पिरेशन नहीं होता है। आप जानते हैं जब इतना हम लेते हैं तो कितना ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों? 686 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है दोस्तों। इसके फलस्वरूप ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। दोस्तों, उसका शरीर ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वो श्वास या कह सकते हैं सांस नहीं लेता है। श्वसन की क्रिया एक क्या है दोस्तों? अपचयी यानी कैटाबॉलिक की क्रिया है दोस्तों, जिसको अपचयी कहा जाता है। दोस्तों, श्वासोच्छ्वास क्या होता है दोस्तों? ब्रीदिंग क्या होता है? सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार का होता है। एक होता है निःश्वसन, जिसको इंस्पिरेशन कहा जाता है। एक होता है निःश्वसन, जिसको एक्सपीरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निःश्वसन क्या होता है? सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं। दोस्तों, O2 कितना लेते हैं? 21%, और CO2 लेते हैं दोस्तों 0.03%। N2 यानी नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78%, क्योंकि हमारे वायुमंडल में दोस्तों 78% ही नाइट्रोजन है। निःश्वसन क्या होता है दोस्तों? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? निःश्वसन कहा जाता है। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निःश्वसन में निम्नलिखित गैसें निकलती हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम निःश्वसन करते हैं यानी इंस्पिरेशन करते हैं तो 100% तो लेते ही हैं दोस्तों, लेकिन 100% निकालते भी हैं। लेकिन गैसों का अनुपात क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या क्या चेंज होता है दोस्तों? O2 हम लेते हैं 21%, लेकिन जब रिलीज करते हैं, जब निकालते हैं तो कितना निकालते हैं? 17%। CO2 लेते कितने? 0.03% दोस्तों, लेकिन निकालते कितने? 4.6%। और N2 कितना लेते हैं दोस्तों? 78% लेते हैं और 78% निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख श्वसन अंग क्या होते हैं दोस्तों? श्वसन तंत्र का वह भाग या वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। जैसे जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं दोस्तों, वो किसके माध्यम से सांस लेते हैं? विसरण विधि के माध्यम से। जलीय जीव किसके माध्यम से लेते हैं? गिल्स या क्लोम या गलफड़ा के माध्यम से। और कीट जो होते हैं दोस्तों वो श्वास नली के माध्यम से लेते हैं। टेडपोल यानी मेढक का बच्चा गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। दोस्तों, निष्क्रिय मेढक यानी जो मेढक भूमि के अंदर होता है दोस्तों, वो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। ध्यान दीजिएगा, बिच्छू किसके माध्यम से लेता है? बुक लंग्स के। और मानव तो आप जानते हैं फेफड़े के माध्यम से सांस लेता है। मानव का श्वसन मार्ग क्या होता है दोस्तों? मानव जब श्वसन करता है
तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं। नासा छिद्र होता है, आप जानते हैं जो सामने के दो नाक में छिद्र होते हैं उसे ही नासा छिद्र कहा जाता है। नसिका कपाट क्या होता है दोस्तों, ऊपर का जो उठा हुआ भाग होता है उसको नसिका कपाट कहा जाता है। ग्रसनी दोस्तों गले में होता है, लैरिंक्स भी गले में होता है, श्वासनली भी गले के नीचे होता है दोस्तों। ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल्स होता है दोस्तों, वायु कोष्ठक, उसके बाद ब्लड, उसके बाद सेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये एक क्रम है दोस्तों। सबसे पहले हम सांस लेते हैं नासा छिद्र से, उसके बाद फिर ये यहाँ जाता है नस के कपाट में, उसके बाद ग्रसनी में, उसके बाद लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्बियोली, उसके बाद ब्लड में जाता है, उसके बाद हमारे सेल में जाता है दोस्तों। यानी शुरू होता है नासा छिद्र से और पहुँचता कहाँ है दोस्तों, सेल तक पहुँच जाता है। दोस्तों ये इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा एक मानव का चित्र बना हुआ है। ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा, नजल कैविटी प्लस कहा जाएगा। और ये क्या है नीचे दोस्तों, ये नीचे का जो भाग बना है इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, पैरानजल सिन्यूजेज कहा जाएगा। और यही होता है दोस्तों नॉस्ट्रिल, जहाँ से आप सांस लेते हैं, दो छेद जो होते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। और ये क्या है दोस्तों, ओरल कैविटी होती है। और ये क्या होता है दोस्तों, फ्राइनिक्स, जहाँ से क्या होता है दोस्तों, ग्रसनी जिसको कहा जाता है। और ये क्या होता है दोस्तों, लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र भी कहा जाता है, साउंड बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें, ये दोस्तों आप देख रहे हैं जो है ट्रैकिया है, ये जो पूरी पाइप दिख रही है आपको। और ये क्या है दोस्तों, कैरिना ऑफ इस ट्रैकिया कहा जाएगा इसको। ये है दोस्तों राइट मेन ब्रोंकस, ये पूरा है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाएगा। और यही है दोस्तों ब्रोंकाई, जो आप अंदर का देख रहे हैं दोस्तों, कई भागों में बटा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। ये दो जो आप देख रहे हैं कोष्ठक दोस्तों, ये इसको क्या कहा जाएगा, एल्वियोली कहा जाएगा। और ये है दोस्तों लेफ्ट लंग, इसको क्या बोला जाएगा, राइट या लेफ्ट लंग ये है दोस्तों। और उसके बाद इसको राइट लंग बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, इसको राइट लंग बोलेंगे। और ये क्या है दोस्तों, पैरिएटल प्लूवेरा, क्योंकि आप जानते हैं जो भी फेफड़े के जो ऊपर की परत होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, इसको किससे बनी होती है दोस्तों, वो प्लूवेरा मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, प्लूवेरा मेम्ब्रेन से। और नीचे आप देख रहे हैं रिब्स है दोस्तों, इसके नीचे क्या होती हैं, जहाँ पर वो होता है दोस्तों उसको रिब्स कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक है दोस्तों डायाफ्राम, आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, डायाफ्राम है ये क्या करता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये चित्र जो है दोस्तों, ये डायाफ्राम का है। इसी पर तो अपना जो फेफड़ा होता है वो टिका होता है। यही क्या करता है दोस्तों, ये जैसे आप एक बार सांस लेते हैं तो थोड़ा सा लेने के बाद इसको क्या आवश्यकता होती है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि निःश्वसन करते हैं तो सांस एक बार लेंगे उसके बाद सांस निकालेंगे। तो हम जब सांस निकालते हैं तो ये अकेले फेफड़ा तो उठ नहीं पाता है, तो डायाफ्राम क्या करता है, इसको फेफड़े को थोड़ा सा सपोर्ट करता है, उठाता है सांस लेने के लिए। तो ये डायाफ्राम का वर्क होता है दोस्तों। और यही जब टूट जाता है तो आदमी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये टूटने के बाद हम सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगी और हम सांस ले नहीं पाएंगे। और जब सांस ले नहीं पाएंगे दोस्तों हमारी मृत्यु हो जाती है। एक होता है दोस्तों डायाफ्राम, या जिसको कहा जाता है डायफ्राम। ये क्या होता है दोस्तों, ये वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है दोस्तों। निःश्वसन में यह 75% योगदान करता है दोस्तों। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायाफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। ध्यान दीजिएगा, डायाफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जब डायाफ्राम टूट जाएगा दोस्तों तो हम सांस ले नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं दोस्तों, छोड़ते समय क्या होता है, हमें थोड़ा सा प्रेशर की आवश्यकता होती है दोस्तों। जब डायाफ्राम क्या करता है दोस्तों, थोड़ा सा उठाता है लंग्स को, सहायता करता है, हेल्प करता है, भैया कहता है आप चलिए सांस लीजिए। क्योंकि डायाफ्राम होगा नहीं तो सांस, वो फेफड़ा उठेगा नहीं और हम सांस को निकाल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार ये अगर यही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि जब सांस लेगा नहीं तो वो मर ही जाएगा। नासा छिद्र क्या होता है दोस्तों, नाक का यह अगला भाग होता है। इस भाग से वायु अंदर जाती है दोस्तों। मैंने बताया ना आपको, जो सामने के दो नासा छिद्र होते हैं, जो नाक के छिद्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नासा छिद्र कहा जाता है दोस्तों। इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं। आप जान सकते हैं इसको क्या होता है। ये नसिका कपाट क्या होता है दोस्तों, ये नाक का पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, नाक में नसिका
जो नस का कपाट होता है दोस्तों, इसमें म्यूकस पाया जाता है। नस का कपाट के पास ओल्फैक्टरी लूब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है दोस्तों। ओल्फैक्टरी लूब जो करता है, क्या करता है दोस्तों, ये सुगंध का एहसास कराता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्रेसनी यानी फ्राइनिक्स। ये क्या होता है दोस्तों, ये नस का कपाट के नीचे होता है। यह मुख गुहा के पीछे पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर मुख लिखा है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं दोस्तों। रिमार्क में देखते हैं दोस्तों, फ्राइनिक्स निगल द्वारा ग्लैड जिसको कहा जाता है दोस्तों के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है दोस्तों। ग्रसनी स्वर यंत्र किसे कहा जाता है, लैरिंग्स को के द्वारा श्वास नली ट्रैकिया से जुड़ा रहता है दोस्तों। लैरिंग्स कहाँ होता है दोस्तों, ये ट्रैकिया से जुड़ता है। लैरिंग्स होता क्या है, जिसको कहा जाता है स्वर यंत्र, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। यह आवाज़ निकालने में सहायक होता है दोस्तों। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सैरिंग्स करता है दोस्तों, और मनुष्यों में लैरिंग्स करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आवाज़ जो डेवलप होती है पक्षियों में कहाँ से होती है, तो वो सैरिंग्स से होती है, लेकिन जो मनुष्यों में होती है वो लैरिंग्स से होती है। लैरिंग्स के पास एक कपाट पाया जाता है। आप कपास लिखा है दोस्तों, कपाट है ये, जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है दोस्तों। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस क्या हो जाती है दोस्तों, बंद हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, ये बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली न जाकर ग्रास नली में जाती है दोस्तों, यानी आइसोफेगस में जाती है दोस्तों। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आ जाती है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, मिडल ऑब्लिंगेटा करता है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये हमारा एक अनैच्छिक क्रिया है। यानी अनैच्छिक क्रिया क्या होती है दोस्तों, जिसको हम अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप खाना खा लिए हैं, अगर आप सोचें कि बीच में हम इसको रोक लें कहीं पर, तो क्या आप रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते। ये ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, बॉडी का पार्ट हमारे जो मस्तिष्क में पाया जाता है दोस्तों, एक होता है मिडल ऑब्लिंगेटा, यही इसको कंट्रोल करता है दोस्तों। लंग्स दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है ये मिडल ऑब्लिंगेटा, हमने ह्यूमन ब्रेन में भी इसको पढ़ाया। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। लंग्स क्या होता है दोस्तों, ये मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। आपका जो दाहिना फेफड़ा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट वाले से। फेफड़ा जो होता है दोस्तों प्लूरल मेम्ब्रेन, यहाँ ल्यूरल लिखा है दोस्तों, ये प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है। यानी आपसे पूछा जाए कि जो फेफड़े की जो झिल्ली होती है जिससे फेफड़ा ढका होता है कौन सी झिल्ली होती है, तो वो प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल झिल्ली होती है। फेफड़े को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहा जाता है दोस्तों। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं दोस्तों। अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर क्या होता है, शुद्ध होता है। श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। ट्रैकिया से बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है दोस्तों, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाता है, जिसे ब्रोंकियोलोज कहा जाता है या ब्रोंकियोल्स कहा जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं थोड़ा सा। आप देख रहे हैं ऊपर क्या बना है, ट्रैकिया बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं आसानी से। ऊपर क्या है, ये ट्रैकिया है। ये जो हाइलिन आप देख रहे हैं, हाइलिन का वर्क होता है, एक कार्टिलेज होता है दोस्तों। ये क्या करता है, जैसे आप सांस लेते हैं दोस्तों, तो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि पाइप की तरह होती है, अगर हम यहाँ पर हड्डी नहीं होगी दोस्तों, ये पिचक जाएगा, और पिचकने के बाद आप सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है दोस्तों। ये क्या करता है, इसको उठाए रहता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये उठा नहीं रहेगा दोस्तों तो चिपक जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। ये हाइलिन काम करता है। और आगे जाकर ये 2 भागों में बढ़ जाते, इधर से भोजन जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होता है दोस्तों। ये सब किसके भाग होते हैं दोस्तों, ट्रैकिया के भाग होते हैं। और नीचे क्या होता है दोस्तों, एल्वियोली यानी कोष्ठक होते हैं दोस्तों। वायु कोष्ठक क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ब्रोंकियोल्स के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, आप देख रहे हैं गोल गोल है ना ये, जिसे एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहा जाता है दोस्तों। यानी जब अभी सांस लेने में दिक्कत आती है दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों में होती है कि जब एल्वियोली जाम हो जाती है यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है, निमोनिया कहा जाता है। टीबी नामक रोग में एल्वियोली में छेद हो जाता है दोस्तों, इसी में छेद होता है। तभी आप जब भी खांसी
आती है आपको तो आप देखिए ब्लड आता है आपके खांसी में, कफ में ब्लड आता है दोस्तों, उसको ही क्या कहा जाता है, टीबी कहा जाता है। जब एल्वियोली पर बलगम जम जाता है तो उससे क्या कहा जाता है, दमा रोग कहा जाता है। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसमें रक्त पाया जाता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन यानी एचबी होता है। एल्वियोली एचबी में ऑक्सीजन छोड़ देता है। एल्वियोली क्या करता है दोस्तों, एचबी में ऑक्सीजन को छोड़ता है। जब इसमें एचबी रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है दोस्तों, क्योंकि जब भी O2 मिलेगा एचबी के साथ तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, HbO2। HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप CO2 निकलता है। HB CO2 को बांध लेता है दोस्तों, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और पुनः एल्वियोली तक वापस आ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं यानी निश्वसन करते हैं तो एल्वियोली में पहुंचकर CO2 बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर क्या होती है, चलती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। यानी हम ऑक्सीजन के साथ HB लेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन जो HB है दोस्तों उसी के साथ तो ऑक्सीजन जाएगा, और फिर क्या करते हैं दोस्तों, हम CO2 को बाहर निकालते हैं तो उससे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। टोटल वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों, जब एक बार हम जितनी सांस लेते हैं जितना छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, टोटल वॉल्यूम, जिसको टीबी। एक बार में टोटल वॉल्यूम 500 ml का होता है दोस्तों, यानी 500 मिलीलीटर हम सांस लेते हैं दोस्तों। एक मिनट में टीबी यानी टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 × 16 यानी 8000 मिलीलीटर दोस्तों, इतना हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है। एक बार में ली गई अधिकतम वायु को टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में TLC कहा जाता है। TLC लगभग 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर होता है दोस्तों, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1000 लीटर, तो 6000 मिलीलीटर बराबर 6 लीटर। टोटल वॉल्यूम TLC का मात्र 8% होता है दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन के द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वेंटिलेटर का प्रयोग कहाँ पर होता है, ICU में होता है। अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है दोस्तों। यहाँ से जितने भी फैक्ट आपको बता रहे हैं दोस्तों, हर एक फैक्ट से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा गया है। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो भी गोताखोर होते हैं वो अधिकतर अपने साथ क्या लिए रहते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाते हैं। और दोस्तों हीलियम क्या करता है, हीलियम होती है सबसे हल्की गैस, और हल्की होने की वजह से ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन होता है उसको अपने जो ब्लड है दोस्तों उसमें मिलाती है, बार बार मतलब हर एक कोशिकाओं में लेके जाती है। कौन हेल्प करती है, हीलियम करती है, क्योंकि हल्की गैस होती है। अगर ऑक्सीजन आप अकेले अगर लेंगे दोस्तों तो वो जा नहीं पाएगी, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, हीलियम होता है। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जो कहते हैं 72 बार लेते हैं, 72 बार दोस्तों हमारी क्या होती है, दिल की धड़कन होती है जो धड़कती है। लेकिन अगर हम सांस लेंगे तो वो 14 से 18 बार लेते हैं। लेकिन जो एक छोटा सा बच्चा होता है दोस्तों वो लेता है लगभग 30 से 40 बार सांस लेता है। ध्यान दीजिएगा, 30 से 40 बार, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेता है दोस्तों वो। कोशिकीय श्वसन क्या होता है दोस्तों, ये मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक क्या होती है, जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें क्या प्राप्त करता है दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त करता है दोस्तों। वो कोशिका श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य में दोस्तों, दूसरा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखते हैं कैसे होता है ये दोस्तों। आप देख रहे हैं कोशिका श्वसन कैसे होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य में, एक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। जो कोशिका द्रव्य में होता है उसको अनाक्षी श्वसन कहा जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको दोस्तों ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी श्वसन जो O2 के साथ मिल जाए वो क्या होता है दोस्तों, ऑक्सी श्वसन होता है। जब O2 अनुपस्थित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। कोशिका दोस्तों आप देख रहे हैं, ये फिगर है कोशिका का। यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, कोशिका है, और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ही कोशिका द्रव्य है दोस्तों।
जिसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य में श्वसन, यह कोशिका द्रव्य में होता है दोस्तों, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जब भी ऑक्सीजन के साथ होगा दोस्तों तो वो ऑक्सीय श्वसन होगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करेंगे तो उसे अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है। बीज का अंकुरण जीवाणु तथा यीस्ट में अनाक्सीय श्वसन होता है दोस्तों। कोशिका द्रव्य में अनाक्सीय श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में यानी ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाते हैं, और जो शेष एटीपी होते हैं दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होते हैं दोस्तों, ये टूट जाते हैं, यानी इनका क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। ग्लाइकोसिस के दौरान ग्लूकोज C6H12O6 का एक अणु क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र का प्रारंभ होता है दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच कड़ी एसिटाइल यानी CA होती है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है, CA को कहते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन जो होता है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे ऑक्सीय श्वसन कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रेब्स चक्र किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन यानी टूटना होता है दोस्तों। एक पायरुविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पायरुविक अम्ल के अपघटन से कुल 36 एटीपी बनते हैं दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या कितनी हो जाती है, 39 हो जाती है। 36 + 2 = 38 एटीपी दोस्तों। और 36 क्या होते हैं, क्रेब्स चक्र होते हैं, और 2 क्या होते हैं दोस्तों, ग्लाइकोसिस प्रोसेस के अंतर्गत बनते हैं। 38 मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है दोस्तों। किसके क्या निकलता है दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसनीय पदार्थ क्या होता है दोस्तों, वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन यानी टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है दोस्तों। रिमार्क में देखते हैं आंतरिक श्वसन। कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहा जाता है, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो बाह्य श्वसन है किसे कहा जाता है, जो हम फेफड़े से श्वसन करते हैं उसे क्या कहा जाएगा, बाह्य श्वसन कहा जाएगा। लेकिन जब हम कोशिका में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है, यानी जो कोशिका में होगा श्वसन उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, आंतरिक श्वसन कहा जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। और अगर आप हमारा कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।